हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं मृणाल और हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट श्री अमिताभ सर। सर, वेलकम टू आवर चैनल। Thank you, Auto Journal, for giving me this opportunity to connect with you all on this channel. And we all know what Auto Journal is doing in the field of auto industry. Thank you, Auto Journal. थैंक यू सो मच सर। पिछले कुछ टाइम से सर हम प्लान कर रहे थे ये पॉडकास्ट का सीरीज स्टार्ट करने का, एंड वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट विथ, बट वी थॉट दिस टाइम विथ यू इट वुड बी द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट। एंड ये हमारा पहला एपिसोड होने वाला है Okay, एंड thank बहुत you. ही Thank स्पेशल you. होने वाला है। Thank you for giving me this opportunity and this pleasure. थैंक यू सो मच सर। और ये स्पेसिफिकली सर के साथ ही क्यों हमने स्टार्ट किया, बिकॉज वी वर एबल टू कनेक्ट विथ यू सर, विथ योर पैशन एंड जो हमारा पैशन है, शेयर पैशन फॉर ऑटोमोबाइल। एंड सर लॉ इन्फोर्समेंट में भी हैं, एंड ऑब्वियसली बहुत ही टीडियस टास्क होता होगा सर, बहुत ही रिस्पेक्टेबल एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल काम होता है। तो कैसे सर आप मैनेज करते हो अपना पैशन, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्या आप मैसेज देना चाहोगे यूथ को, एंड आपने कैसे अपने पैशन को फॉलो किया, बिकॉज सर का भी पैशन है। अगर सर ड्यूटी पे नहीं है देन यू विल फाइंड हिम आइदर हैविंग अ राइड ऑन हिज फेवरेट मोटरसाइकिल, या फिर कुछ नए सॉन्ग्स सर प्रैक्टिस करते हुए आपको मिलेंगे। और सर से जानेंगे इस सीरीज़ में कि और क्या क्या हॉबी है सर। तो सर स्टार्ट करते हैं, आप काइंडली इंट्रोड्यूस थोड़ा सा अपने आप को हमारे ऑडियंस के साथ कीजिए। Okay, thank you, Auto Journal. Let me tell you something about myself. I am Amitabh Srivastava. I am posted in Dehradun as Deputy Commandant General Home Guards. People say it is DIG Home Guards at the Home Guards and Civil Defence Headquarters of Uttarakhand, Dehradun. हमारा प्राइमरी जो जॉब प्रोफाइल है, इट इज़ टू असिस्ट द पुलिस एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस, और जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, कोई भी आप हमारे जो नवरत्नाज होते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, तो उसमें हमारे जवानों को वहाँ डिप्लॉय किया जाते हैं, प्राइमरली टू असिस्ट द पुलिस फोर्स एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस। और स्पेशली जो इलेक्शन आते हैं, तो आप किसी भी इलेक्शन ड्यूटी में होम गार्ड्स के बिना कोई भी जिसे कहते हैं ना कि एक निष्पक्ष, निर्विघ्न और सफलतापूर्वक अगर किसी भी राष्ट्रीय महत्व के निर्वाचन जैसे किसी भी अगर ड्यूटी को पूरा करना है, तो येस, होम गार्ड्स डिपार्टमेंट इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड कुडोज टू द डिपार्टमेंट। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू सो मच सर, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। एंड सर जानना चाहेंगे कि अपने पैशन को आप इसके साथ कैसे फॉलो करते हो, कैसे आप टाइम निकाल पाते हो। देखिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि पैशन एग्जैक्टली आपके साथ करता क्या है। आपको पता है कि हम कहते हैं कि लाइफ, मेरे हिसाब से लाइफ इज, इट मस्ट बी लाइक दिस, यू नो, इज एग्जैक्ट गोइंग अप डाउन अप डाउन। कभी आपने इमेजिन करा है कि अगर वो लाइफ ऐसी सीधी हो जाए तो क्या होगा? वी से कि द मोमेंट आवर हार्ट बीट बिकम्स दिस, वी आर गॉन। तो पैशन जो है वो आपको एक कॉन्टिन्यूस, एक सस्टेनेबल उस पर रखता है कि वो आपको रह रह के आपको याद दिलाता रहता है कि आप एग्जैक्टली क्या हैं या कैसे आप अपने को सस्टेन करें। दूसरा, आपका एक वर्क फील्ड हो सकता है, आपने ये काम किया, आपने उस काम को किया, लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर आप में वो पैशन नहीं है किसी भी काम को करने के, ये सिर्फ, मैं सिर्फ ड्यूटी का बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ आपको बता दिया जाए आपको एक ऐसा बनाना है वीडियो और इसको शूट करके अपलोड कर देना। नहीं, आप क्या करते हो, नहीं इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो जो आपका इनर सेल्फ कोर है, वो आपको ड्राइव करता है, मोटिवेट करता है। द सेम गोज विथ मी। तो Thank पैशन जो है आपको, मुझे लगता है, एक सेल्फ सस्टेनिंग, एक ऐसी इनर फोर्स होती है, एक इनर एनर्जी होती है विच कीप्स यू गोइंग गोइंग ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। थैंक यू सर। सर जब बात कर रहे हैं हम अपने लाइफ का, तो कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कैसे एज अ डीआईजी यहाँ पे आपने स्टार्ट किया काम। देखिए, इसका सारा श्रेय मैं कहूँगा, कभी ब्रिलियंट आईएएस करके एक कोचिंग हुआ करती थी, तो उनका एक टैगलाइन आती थी, इट वाज माय डैड्स ड्रीम, नाउ इट इज़ माय ड्रीम। तो मेरे फादर यूपी काडर से एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं, और उन्हीं की ये प्रेरणा थी कि आफ्टर एमबीए आप इन सर्विसेज में आइए। लेकिन उससे पहले बाइकिंग, ऐसा कौन है जो इंडिया में अगर यूनिवर्सिटी जाता हो और बाइकिंग ना करता हो? इट इज़ जस्ट दैट कि अब आजकल सब चीज़ इतना ज़्यादा कोडिफाई हो गई है, ऑटो जर्नल जैसी मैगजीन्स आप लोग निकालने लगे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही सही, लेकिन उन दिनों की बाइकिंग एक दूसरी तरह से होती थी, इंटर यूनिवर्सिटी फेस्ट हुआ करते थे। तो आप बाइक पे, स्कूटर पे, वो टेढ़ा वाला बजाज भी मिलता था, हल्का सा टेढ़ा करिए, किक मारिए, चल देता था। तो हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से एचपीटीआई कानपुर, और कानपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते थे, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स होते थे, लखनऊ और कानपुर में काफ़ी क्लोज हो रहा है। तो बस बैठे और चल दिए। उन दिनों ऐसा नहीं होता था कि हम बस पकड़ के जाते थे, एक पे 3 भी बैठ जाते थे, 4 भी बैठ जाते थे। तो वो जो पैशन होता था, तो उस उन दिनों बाइकिंग ऐसी होती थी। अब आप लोग ने आजकल बाइकिंग और ऑटो जनरली इतना सब चीज़ों को फैला दिया है
कि अब वो प्रॉपर हर चीज़ का एक राइडिंग गियर्स आ गए हैं, ये टेक्निकलिटीज़ ध्यान में रखनी है, वो रखनी है। एंड ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इन दोनों ना तो इतना हेलमेट पहनने का दौर हुआ करता था, करेक्ट। और ना इतने लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते थे। हम लोग भी उसी दौर के हैं। तो बाइकिंग का ये कहना कि आज का शौक है मेरा, नहीं, और मेरे जैसे जाने कितने होंगे। तो वो बाइकिंग से वो, और फिर डैड की वजह से मैं इन सर्विसेज में आया। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने डैड की बात को सुनी। और लेकिन अपने उस पैशन को, जो बाइकर का, सिंगर का था, वो कहाँ जाता है यार, वो तब भी था, अब भी है। ठीक है। टू गुड सर। तो पहले बात स्टार्ट करते हैं पैशन फॉर बाइकिंग से। तो आपकी फेवरेट बाइक अभी तक कौन है सर? भाई उन दिनों भी रॉयल इनफील्ड थी और आज भी है। इट इज़ जस्ट दैट कि सिलेक्शन के बाद और बहुत रिसेंटली एक देहरादून का ग्रुप है वॉन्डरर्स में, सिद्धार्थ, उनको कौन नहीं जानता। अगर आप देहरादून में हैं और उनको नहीं जानते तो इसका मतलब आप देहरादून के साथ और अपने बाइकिंग पैशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो जब मैंने उनकी बाइकिंग में उसको देखा, उनके ग्रुप को, तो मेरा भी वो पुराना, जिसे कहते हैं ना कि भुजाएं फड़क उठी, और मैंने भी रॉयल इनफील्ड की मेट्योर यहाँ से परचेज़ की है। तो वो मेरी फेवरेट ब्रांड तब भी था और आज भी है। एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न व्हाई आई एम टेकिंग द नेम ऑफ रॉयल इनफील्ड एंड सिद्धार्थ। आप कभी भी रॉयल इनफील्ड वालों को रैश ड्राइव करते, ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करते हुए करना, ये नहीं देखा हमने। बहुत सारे और भी बाइकर ग्रुप को देखा है, स्पेशली कुछ सुपर बाइकर्स हैं, वो जिस तरह से चलाते हैं वो हमेशा ट्रैफिक से और लोकल पुलिस से विवादों में आते हैं। लेकिन आप रॉयल इनफील्ड वालों को, हैट्स ऑफ टू रॉयल इनफील्ड गाइड्स, आपको कभी ऐसा नहीं करते। और कभी आपको राइडिंग का मौका मिले तो आप जो वॉन्डरर्स ग्रुप है, आप देखिए उनको राइड कैसे करते हैं, रॉयल इनफील्ड के पैशन को कैसे रिलीव करते हैं। तो आई एम विथ रॉयल इनफील्ड एंड वॉन्डरर्स। 100%। इनफैक्ट इवन वी आर अ पार्ट ऑफ इट सर। एंड अभी रिसेंटली देहरादून में इनफैक्ट यू वर द चीफ गेस्ट। तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड डीजीआर हर साल ही होता है और हमेशा सिद्धार्थ भैया ने जिस हिसाब से मैनेज किया है, जिस हिसाब से रिस्पॉन्सिबली सबने राइड किया है, एंड इट इज़ अ जेंटलमैन्स राइड इवेंट। और रॉयल इनफील्ड जेंटलमैन के लिए ही सूट भी करता है। सो आपने अक्सर एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, एक इंस्टा पे एक मीम चलती रहती है, उसमें इधर उधर की सुपर बाइक्स दिखाता है, उसमें ये भी दिखाता है कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। करेक्ट। दिस टैगलाइन एग्जैक्टली डिफाइंस सिद्धार्थ एंड वॉन्डरर्स ग्रुप एंड रॉयल इनफील्ड, कि राजा रॉयल इनफील्ड ही है, स्पीड किसी के पास भी हो। तो ये मेरा कहना है रॉयल इनफील्ड और सिद्धार्थ और वॉन्डरर्स ग्रुप के बारे में। टू गुड। तो हमारे पास अब हेडलाइन है राजा रॉयल इनफील्ड और सिद्धार्थ भैया। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, द किंग इज अ किंग। अगर तभी स्पीड स्लो है, बट आई सेड डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन। नो डाउट। नाउ टॉकिंग अबाउट क्या कुछ मॉडिफिकेशन कराया सर बाइक में आपने? Oh, क्योंकि yes, बाइक आपकी काफ़ी अलग लगती है। हाँ बिल्कुल। मैंने उसमें जो सबसे पहला, उसमें साइड पैनियर्स, एक पीछे का बॉक्स लगवाया है, और प्लस उस पर कुछ लोगोज कराए हैं। और उसमें हॉर्न्स जो कोई मैंने आफ्टर मार्केट हॉर्न नहीं लगवाया है, जो ऑथराइज शोरूम का हॉर्न है वही लगवाया है। प्लस उसमें कुछ कुछ जो लाइट्स हैं जो मैंने एडिशनल उसमें माउंट कराई हैं, ऑब्वियसली रिस्पेक्टिंग द ट्रैफिक रूल्स। एट ए टाइम एक ही लाइट को हम यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं कि आपने सारा लाइट को वो कर दिया और वो लगे कि बिल्कुल कोई ऑर्केस्ट्रा स्टेज बना दिया है। तो ये सारे मॉडिफिकेशन किए हैं। ये बोलने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे उसे तो इट विल बी ए ट्रीट टू वॉच। और ऐसा मेरा मानना है, मैंने अभी तक इस तरह की रॉयल इनफील्ड की मिट्योर में, जो मेरी अपनी वर्जन 350 सीसी, वो इंडिया में तो नहीं देखी। मे बी आपको अगर कहीं दिखती है तो आप बताइएगा। 100% वी वुड लाइक टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट, और ऐड करेंगे शॉर्ट्स भी हमारे ऑडियंस के लिए। सर उसको कहाँ कहाँ लेकर के आप ट्रैवल करे हो? अभी मैंने लास्ट ईयर ही ली है। अभी बहुत ज़्यादा उससे ट्रैवलिंग, लॉन्ग ट्रैवल तो नहीं हो पाया है। आई हैव रिक्वेस्टेड वॉन्डरर्स ग्रुप कि भाई हमको भी अपने साथ शामिल कर लीजिए। तो अभी एज ऑफ नाउ हमने जो देहरादून में, चूँकि मैं यहाँ पे पोस्ट हूँ, तो देहरादून से चक्राता, देहरादून से आपका कानातल, चंबा, टिहरी, बैक टू दून, देन देहरादून से थानो, थानो से ऋषिकेश, चीला होते हुए हरिद्वार, से वापस अगर देहरादून। फिर अगर इधर से जाते हैं तो देहरादून से टूवर्ड सहारनपुर और मोहांड होते हुए रुड़की, हरिद्वार, देन हरिद्वार एंड बैक टू दून। तो अभी तक तो यहीं तक सीमित है, बट डेफिनेटली इस सितंबर एंड में या अक्टूबर में मैं बात करता हूँ हमारे किंग से, हमारे सिद्धार्थ से और वॉन्डर से कि भाई कुछ राइड वाइड प्लान कर लो यार, थोड़ा हमको भी अपने साथ कहीं घुमा टहला लो। टू गुड सर। हाँ, ट्राई करेंगे हम लोग भी
आने का सर। या व्हाई नॉट, एंड डेफिनेटली। सर एक चीज़ मेरे को बहुत पसंद आया था लास्ट टाइम जब आप स्पीच दे रहे थे, आपने बताया था कि हाउ उत्तराखंड इज़ सो ब्यूटीफुल बट येट कुछ पार्ट्स हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो कुछ वैसे जगह सर आप आई एम डिस्कस सो करना वेरी चाहोगे? ग्रेटफुल एंड थैंक्स टू ऑटो जनरल फॉर पुटिंग अप दिस क्वेश्चन। आप ये समझिए, उत्तराखंड हमें पता है इट्स ए स्टेट विच इज़ एवरी नाउ एंड देन यू नो इट फेसेस हम्म, कैलामिटीज। अब है क्या, जितने भी बाइकर ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है, आप पूछिए कहाँ जाना है, लेह लद्दाख, हम्म, एब्सोल्युटली फाइन, लेह लद्दाख इज जिसे कहते हैं बाइकर्स डेस्टिनेशन या उनका पिलग्रिमेज है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे अपने उत्तराखंड में ऐसी बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं जो ऑलरेडी कुछ लोगों ने एक्सप्लोर की हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुई है। मुझे लगता है कि हम बाइकर हैं, हमारे पास बहुत अच्छे ग्रुप्स होंगे, और लेकिन चूंकि हमारी अपनी आइडेंटिटी या इस समय कर्म भूमि जो कि माँ के सवाल वो है उत्तराखंड, तो हम ऐसा उन जगहों को एक्सप्लोर करें और हाईलाइट करें, और वहाँ लोगों को भी लेके जाएं, क्योंकि उत्तराखंड के लिए कहा जा रहा है इट्स ए टूरिस्ट स्टेट, ऑब्वियसली इट इज़ टूरिस्ट correct. स्टेट एंड प्लेस। तो अगर हम सब लोग मिलके एक साथ उस तरह से लेह लद्दाख के जैसे, हमारे पास निलोंग वैली है, हम्म, हम निलोंग वैली क्यों नहीं जा सकते? लेट इज़ गो टू निलोंग वैली। हमारे पास टिहरी लेक है, हम टिहरी लेक क्यों नहीं जा सकते? हमें जाना चाहिए। हमारे पास हर्षिल जैसी जगह है, हम क्यों नहीं जा सकते? हमें जाना चाहिए। चंपावत में मायावती आश्रम है, आप वहाँ का एबट माउंट है। फिर दर इज दिस प्लेस इन बिटवीन बागेश्वर टू पिथौरागढ़, चौकोड़ी। हम्म, और अगर हम कहें, दो जो सबसे यहाँ के जानी मानी पॉइंट्स हैं, ओम पर्वत और आदि कैलाश, no doubt. आप वहाँ पे अगर उसको कवर करेंगे, आप वहाँ जाएंगे, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल शिव जी के लैप में वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तो वैसे भी देवों का स्थान कहा जाता है। तो अगर हमारे पास इतनी जगहें उत्तराखंड में हैं, तो कायदे से हमें एक बार इस पे भी काम करना चाहिए और एक साथ मिलके जाना चाहिए। और मैं तो कमिटेड हूँ जाने का। लेट अस सी कि मैं कितने लोगों को इंस्पायर कर पाता हूँ और कितने लोग मेरे साथ जुड़ पाते हैं, बट ये मेरे एजेंडा पे है। इवन हम लोग एक्सप्लोर करना चाहेंगे कुछ जगह, या डेफिनेटली। क्योंकि प्रवीण भी देहरादून से ही उसने पढ़ाई की थी, तो कुछ कुछ अच्छा, ओके। पार्ट्स तो हमने साथ में एक्सप्लोर किया है, लेकिन अभी बहुत से पार्ट्स हैं जहाँ हमें भी एक्सप्लोर करना बच रहा है, तो डेफिनेटली वील एक्सप्लोर दैट सर। डेफिनेटली। एंड सर नाउ कमिंग टू द पैशन फॉर सिंगिंग, ये कैसे स्टार्ट हुआ सर? ओ, ये आपने वो तार छेड़ दिए जो जिसके लिए आजकल मुझे एक टैग दिया जाता है, सिंगर इन खाकी। बेसिकली तब मैं क्लास 5th में था, और मुझे याद है, ये हरदोई की बात है, मेरे फादर वहाँ पे एज एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू थे, और स्कूल था मेरा असेंबली ऑफ गॉड्स। वहाँ पे आई वाज इनटू एनसीसी। तो एनसीसी में अगर आपको याद हो, उस समय की एक जो यूनिफॉर्म पैटर्न था, इट वाज बैरक कैप, और एक स्कार्फ होता था, और एक उसमें होल्डर लगाया जाता था। तो मेरा एक तो बेस्ट टर्न आउट दिया, तो घर में कभी कभार सिंगिंग गुनगुना लिया करते थे। तो वहाँ के जो एनसीसी के जो भी उस समय के ऑफिसर थे, अब तो मुझे याद भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि यार ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, जरा तुम कुछ गाना गाओ। और उन दिनों एक अमिताभ बच्चन की मूवी थी, तो उसमें ए साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, कुछ ऐसा करके गाना था, तो मैंने गा दिया ऐसे ही। और इतनी तालियां बजी, मैंने कहा अच्छा मैं गा भी सकता हूँ। तो कहते हैं ना, आप कभी कभी खुद को नहीं पता होता है कि आप गाना गाते हैं। वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई, फिर बर्थडे पार्टीज़ में और इस तरह के। फिर यूनिवर्सिटी में आया, मैंने फैशन शोज कोरियोग्राफ किए थे, और उसी दौरान लोगों ने कहा कि नहीं, अमिताभ गाना भी गाते हैं, हमारी टीम जा रही है। तो मैंने एज कंटेस्टेंट नहीं पार्टिसिपेट किया। और जब वहाँ पे कंटेस्टेंट्स चल रहे थे, तो एक मैंने एज वॉलंटियर के रूप में, उन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया, मैंने कहा येस आई वांट टू सिंग, और तब मैंने वहाँ पे गाना गाया था, ये काली काली आंखें। ठीक है, ये शाहरुख खान जी की मूवी का गाना है। उसको आई स्टिल रिमेंबर दैट थर्ड, और वो जो माइक्स के वो जो वो इफेक्ट था, तो वो जो कहते हैं ना, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी शूटअप होने लगती है। तो बस तब से वो चल रही थी। फिर पापा का ये कहना कि अब इट वाज माय ड्रीम, नाउ इट इज़ योर ड्रीम, तो बस वो टाइग लाइन देके इधर आ गए। वो धीरे धीरे कहीं फिर अपने हम फाउंडेशन में गए, तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं, वो लोग भी सिंगिंग और उसमें हैं। उनके साथ गाना गाना गुनगुनाना, वो ऐसा लगता था हाँ बस बैठे हैं, डिनर हो गया, कुछ देर के लिए कॉमन रूम में बैठे थे, गाना गा दिया। बट एक सीरियस नोट पे अगर मैं कहूँ कि मैं सिंगर इन खाकी कैसे बना, उसका आउट एंड आउट सारा श्रेय मेरे कमांडेंट जनरल होम गार्ड्स जो पहले थे, आईजी केवल खुराना साहब, उनको जाता है। उन्होंने इस डिपार्टमेंट में आने के बाद बहुत सारे इनोवेटिव्स और इनोवेशंस उन्होंने किए, जिनका अगर मैं नाम लूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ा चीज़ किया था कि एक कल्चरल इवेंट हमारे यहाँ शुरू हुआ उद्गम के नाम से। तो इस वॉज 22 दिसंबर। सारा वो इवेंट मैंने ही मैनेज किया था, और लास्ट में जब प्रोग्राम ऑलमोस्ट एंड हो गया था, तो सबने कहा कि सर अमिताभ सर ने सब कुछ किया और ये खुद ही नहीं गा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अमिताभ आप गाना भी गाते हो? मैंने कहा सर वो तो बस इवेंट मैनेज करना था, लोगों को पुश करना था, तो मैंने कर दिया। तो बोले नहीं नहीं, आप भी स्टेज पे गाइए, और चढ़ा दिया स्टेज पे।
तो तब मैंने वहाँ पे गाना गाया, गाना सुनने के बाद उन्होंने कहा यार आप तो बहुत अच्छा गाते हो, क्यों अभी तक नहीं गा? हमने कहा नहीं सर गाते हो। बोले नहीं, आप प्रॉपर स्टूडियो रिकॉर्डिंग करिए और आप गाइए, यू कैन डू इट। और केवल खुराना सर के जितना भी लोग जानते हैं उनको पता है कि इस व्यक्ति में क्या प्रतिभा है और उसको कैसे निखारना है, तो उन्हीं का वो सजेशन था। इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। और फिर यहाँ पे एक जो टीम है जो मेरे बिल्कुल ऐसे समझिए दिल के करीब है, उसने मुझे कुछ कुछ गाने दिए। और फिर हमने 2 ढाई महीने के उसके बाद एक गाना उन्होंने जो पहला मुझे दिया, ए दिल है मुश्किल, तो उसमें बस ये था, इनोवेशन ये मैंने किया कि जो ट्रैक चूज़ किया उस ट्रैक पे पूरे इंडिया में उस गाने को किसी ने नहीं गाया। जब वो गाना आया और इंस्टा और फेसबुक पे डाला, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और सर ने भी कहा कि अमिताभ देखे, दिस इज़ वॉट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग। तो उस दिन से मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ यार, इस गाने को थोड़ा सीरियसली भी लिया जा सकता है। मैं आपके चैनल पे एडमिट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, इट इज़ शेयर पैशन, नो डाउट। परसिवरेंस, पेशेंस, आपकी कमिटमेंट और आपका समर्पण कि हाँ अगर आप करना चाहते हैं तो डू इट फॉर वंस इन योर लाइफ। क्या पता आपको कैसे कहाँ पे लेके जाए। उसके बाद फिर वो सिलसिला चालू हो गया और अब आगे भी कंटिन्यू है और रहेगा। 100%। और सर का एक न्यू कवर सॉन्ग आने वाला है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी और पैशन अबाउट सिंगिंग में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो सर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और फेवरेट आर्टिस्ट कौन? देखिए, ये कहना कि फेवरेट सॉन्ग या फेवरेट आर्टिस्ट, ये थोड़ा सा चीटिंग हो जाएगी। चीटिंग इसलिए, मुझे लगता है म्यूज़िक में ना जो फेवरेट है वो 7 नोट है। ठीक, वो 7 नोट को, या जैसे रंगों में कहा जाता है जो बेसिक कलर है आप उनको मिक्स करिए और उसके जाने कितने डायमेंशंस होते हैं। तो ये कहना कि एक मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग है या फेवरेट सिंगर है या कंपोज़र है, ये बहुत ही मुश्किल है। मैं ऐसा कोई भी म्यूज़िक जो मुझे सुनने में अच्छा लगता है मैं सुन लेता हूँ उसे। जो मुझे गाने में अच्छा लगता है मैं वो गा लेता हूँ। एज़ ऑफ नाउ अगर मैं कहूँ तो हाँ, मैं थोड़ा-सा एक ये चीज़ रखना चाहता हूँ कन्फेशन के साथ कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, कि कोई भी गाना जो मैं चूज़ कर रहा हूँ, जो अभी वाला गाना भी है, अगेन मैंने उसमें इनोवेशन किया है और उसको उस ट्रैक पे गाया है, उस साउंड ट्रैक पे, उस मिक्सिंग के साथ गाया है जिस पे उसको पूरे इंडिया में नहीं गाया है। तो एक ये मेरे अंदर है कि यार हाँ, क्योंकि ओरिजिनल लोग को कॉपी करना तो गुनाह अज़ीम है, जो गुनाह मैं नहीं करना चाहता। जैसे ए दिल है मुश्किल, अरिजीत साहब ने गाया है, अब अरिजीत साहब तो ही इज़ गॉड ऑफ म्यूज़िक। दूसरा जो गाना था सुनो ने संगे मरमर, अगेन अरिजीत साहब का था। तो अगेन उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। और जो तीसरा कवर सॉन्ग है वो विशाल मिश्रा जी का है, एनिमल मूवी का, पहले भी मैं। अगेन ये सब लोग, मतलब इनका नाम लेना ही सिंगिंग की फील्ड में वो बिल्कुल तौबा तौबा है कि भैया सिंगर होते हैं तो इनके जैसे। लेकिन बस चूंकि एक थोड़ा सा अपने पैशन को लेके साथ में चल रहा हूँ और सिंगिंग अब लगने लगा है, हाँ भाई मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, तो बस थोड़ा सा उसमें वेरिएशन मॉडिफिकेशन करके और इनोवेशन के साथ आप लोग के सामने पेश करने की कोशिश है। होप आप लोग को पसंद आएगा। 100% सर, टू गुड। और सर जिनको भी ये सॉन्ग्स देखने हैं वो कहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं? ये 15 अगस्त को हम उसको वेन्यू को जल्दी फाइनल करके 15 अगस्त को ये गाने को लॉन्च करने के प्रोसेस में है। और ये उस दिन उस वेन्यू पे लॉन्च होगा और उसी समय यूट्यूब पे, इंस्टा पे भी है, हम उसको भी उस पर डालेंगे। जो लोग उस वेन्यू पे आना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। जो भी उसकी टीम है, जो भी उसको हैंडल कर रही है, यस, उसको आपको प्रॉपर पासेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, और धक्का मुक्की मत करिएगा, ठीक, आराम से सुनिएगा और थोड़ा सा हमको भी सराह लीजिएगा। और जिन लोगों ने इस पूरे इवेंट को मैनेज कर रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि वो खुद भी मुझे नहीं बता रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बस सरप्राइज। सर आपको आना है और हम सारा चीज़ प्लान कर रहे हैं। तो अभी मैं नाम नहीं ले सकता उन लोगों का, क्योंकि नाम लेंगे तो फिर थोड़ा सा वो नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं अभी थोड़ा सा हम अपने काम से जाने जाते हैं, ठीक है, अपने आप हम काम अच्छा करके देंगे, नाम तो उनका ऑलरेडी बहुत है। तो लेट अस वेट फॉर 15 अगस्त। डन सर। और सर का इंस्टा हैंडल है सिंगर इन खाकी, यस, और बहुत जस्टिफाई भी करता है ये नाम। तो सर सॉन्ग्स के बारे में हमने बात कर लिया। कभी आप बाइक चलाते वक्त गाना, मतलब फ्यूजन ऑफ बोथ द पैशन, ये करते हो? आप इस गाने को देखेंगे जो पहले भी मैं है, उसमें वो पूरा गाना ही ऑलमोस्ट बाइक पे ही है। और वही रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350। तो जो आपने कहा पहले से ही लगता है, आपको इल्हाम हो जाता है कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा है उसको, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली यही है। वो पूरा सॉन्ग जो है इट इज़ अ प्रॉपर फ्यूजन ऑफ बाइकिंग विद सिंगिंग, सिंगर इन खाकी विद बाइकिंग। और जब हम इन सब की बात कर रहे हैं
उत्तराखंड, उत्तराखंड सिंपली हेवन, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ, और ये जो इस गाने की शूटिंग है, इट इज़ टोटली दून शूटिंग। मालदेवता, किमाड़ी, ओल्ड मसूरी रोड, ओके। खलंगा। तो आप इसको जब देखेंगे तो ये एक, मैं कहूँगा मेरी तरफ से एक प्रयास है हमारे देहरादून के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, और ऑफ कोर्स पूरे इंडिया के लिए। लेकिन प्राइमरली मेरा ये, जैसा मैंने कहा कि मुझे उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे जो मुझे इस पोस्टिंग मिली, जिससे मेरे डैड का सपना साकार हुआ, तो मैं भी इस उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो सॉन्ग है मेरा अपना पैशन है, लेकिन इस पैशन में इट इज़ वेरी मच दून शूटिंग, इट इज़ वेरी मच उत्तराखंड। उत्तराखंड सिंपली हेवन, आप लोग उसको एंजॉय करिए, सराहिए, और अप्रिशिएट करिए कि यस वी आर इन दून। बिल्कुल, 100% सर। सर और क्या हॉबीज़ हैं आपके? हॉबीज़, अब ये थोड़ा सा और टिकलिश क्वेश्चन पूछ लिया, बट बताता हूँ। सिंगिंग और बाइकिंग तो आपने पता ही लिया। आई एम इनटू न्यूमरोलॉजी, आई एम इनटू हीलिंग, आई एम अ गुड शेफ़, ये भी ऐड कर दो। और एक, मैं ये कहता हूँ कि किसी को कुछ लाइफ के बारे में समझना हो, पूछना हो, तो कोई बहुत बड़ा दरबार लगा के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं, मुझे कहीं भी बुला लीजिए, यू थ्रो मी ओपन क्वेश्चंस, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके उन क्वेश्चंस का वो जवाब दूं जो आपके दिल के करीब होगा और जो आपका आपसे परिचय कराएगा। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रयास होता है, वो होता है कि आप हैं क्या। हम अक्सर कहते हैं ये बंगला, ये गाड़ी, ये बैंक बैलेंस, तो नहीं, एग्जैक्टली आप क्या है। तो मेरा प्रयास ये है, मैं कहीं भी ऐसी जगह पे जाता हूँ, जाते भी हैं लोगों के क्वेश्चंस को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो वो मेरे से, बस मैं कहता हूँ यार मैथ साइंस हुए ये चीज़, गुणा भाग और परमुटेशन कॉम्बिनेशन मत पूछिए, आप मुझसे वो क्वेश्चंस पूछिए विट इज़ रिलेटेड टू लाइफ, इट इज़ अबाउट यू, जो भी है। तो एक वो भी है कि एक पब्लिक स्पीकिंग, या आप कह सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग, तो एक ये भी है, जस्ट टू नेम अ फ्यू। नाइस। सर ये जॉब बहुत स्ट्रेसफुल होता है, ऐसा सबका परसेप्शन है, एंड बिल्कुल बहुत वर्कलोड होता होगा, काम भी होता होगा, तो ये हॉबीज़ और ये पैशन एज अ स्ट्रेस बस्टर काम करता है? देखिए ये जैसे आपने कहा ना कि ये स्ट्रेसफुल होता है, एक्चुअली है ये कि हम अपनी जॉब को, और मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस, आई थिंक दे आर ऑन दी, कहते हैं दे आर कॉट रॉन्ग फुटेड, कि आप अपनी जॉब को एज सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब विषय, तो आप उसको क्या कहते हैं, रटते हैं, रट रट के काम चलाते हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस होगा। आप उसको अपनी आदत में शुमार कर लीजिए। आदत कैसे बनेगी, आप जिस समय जिस जगह पे हैं, अगर उस पल के बन के रहिए, तो वो कभी स्ट्रेस नहीं करेगा। आपको स्ट्रेस करने से काम होता हो तब तो आप स्ट्रेस कर लीजिए, आप ये करिए, उस पल को एंजॉय करिए। आप इस पल में क्या कर सकते हैं, वो तभी हो सकता है जब आप अपने बारे में थोड़ा सा विचार और सोचते होंगे। और यार मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम और कुछ करिए ना करिए, अपने प्रति तो थोड़ा सा ईमानदारी बरतिए कि अपने को स्ट्रेस में क्यों डाल रहे हो। एक चीज़ मैं बता दूं, कोई और किसी को स्ट्रेस में नहीं डालता, खुद ही। वो व्यक्ति खुद अपने को स्ट्रेस में डाल लेता है ना? ये थोड़ी सी फिलॉसफी टाइप की बात लग रही होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये स्ट्रेस क्यों किसी को वर्क प्लेस पे लगता है। करेक्ट। कोई उसको स्ट्रेस में नहीं डालता, वो खुद स्ट्रेस में आता है। तो वो स्ट्रेस से बचने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया। क्या गाना गा करके या राइडिंग करके हम्म। वो आपको स्ट्रेस फ्री करने में हेल्प करता है कि नहीं? यार आपने जैसे इस क्वेश्चन को पूछा, मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। आ, हम स्ट्रेस में हैं इसलिए गाना गा रहे हैं, नहीं, हम अपने करीब हैं, अपने दिल के करीब हैं और खुद को महसूस कर पा रहे हैं, तब तो गाना गा रहे हैं। तो जब आप, मैंने कहा आप जिस समय गाना गा रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, आप कुछ और नहीं सोच रहे हैं, तो स्ट्रेस की तो ऐसी की तैसी, वो कहाँ गया किसको पता। तो अगर हम ये सोचेंगे ना कि हम स्ट्रेस से निकलना है, इसलिए एक सदगुरु जी हैं, आपने अक्सर उनके डिस्कोर्सेस सुने होंगे। वो एक चीज़ कहते हैं कि कोई कहता है, पूछता है उनसे कि साहब हम कैसे ना सोचें, परेशानी के बारे में ना सोचें, स्ट्रेस के बारे में ना सोचें। तो उनका एक बड़ा प्यारा एक टैगलाइन है, वो कहते हैं, इफ़ यू टेल समवन नॉट टू थिंक अबाउट मंकी एंड सडनली यू विल सी सो मेनी मंकीज जंपिंग अबाउट। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कहा ना कि हम, आप गाना एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में होता है फॉर कॉमन पीपल, यस, आप उसको सोचें कि हाँ हमें स्ट्रेस से निकलना है तो हम गाना गाएंगे, आप कभी गाना गा ही नहीं सकते। आप गाना गाते हैं, आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, आप तब गाना गाते हैं। ये ऐसा मेरा नज़रिया, ऐसा मेरा मानना है। पूरा इन्वॉल्वमेंट कोई भी काम में ज़रूरी है और Yes. ज़्यादा सोचना Live नहीं in the है। moment. That That's is the the biggest. message. That is the biggest. I'll say key to be self-satisfied. सर आपके वर्क स्पेस में, क्योंकि खुद ही आप इतने सारे पैशन को अच्छे से डेडिकेटेड वे में फॉलो करते आ रहे हो,
तो और भी आपके अंडर जो लोग होंगे उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता होगा कि खुद डेफिनेटली को यस, प्रेजेंट कर पाएँ। डेफिनेटली यस। मेरे साथ ये है कि मेरे पास अगर कोई भी मेरे जैसे हम लोग के टॉकिंग अबाउट द वर्क डिवीजन, मेरे एक अपने काम डिमार्केटेड है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर मेरा ऑफिस स्टाफ या कहीं से भी कोई भी स्टाफ वो मेरे से मेरे काम से रिलेटेड नहीं भी चीज़ें अगर मेरे से राय लेता है या लेना चाहता है, मैं कभी उसको मना नहीं करता हूँ। बिल्कुल आप लीजिए मेरी राय, लेकिन वो मेरी राय है। करना आप ही को है, करेक्ट। तो राय देने में यार क्या जाता है, किसी को भी राय दे दीजिए। और इसके अलावा जैसे मैं उत्तराखंड में हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया से जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं या कोई भी है या पीपल इन डिस्ट्रेस हैं, वो चाहे मुझे इंस्टा पे चाहे फेसबुक पे कोई भी मैसेज करता है, तो ये मेरा अपनी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उनकी भी हेल्प कर सकूं। वो जो एक मैंने कहा सिंगर इन खाकी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। वो एक जिम्मेदारी भी है, एक मौका मुझे उत्तराखंड सरकार ने दिया है अपनी मेहनत से और ऊपर वाले के कृपा से, पेरेंट के गाइडेंस से, घर वालों के साथ से। तो अगर मुझे ये मुकाम मिला है और ये ओहदा मिला है, तो मेरा ये प्रयास है कि उससे जितने लोगों के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हर समस्या का निदान कर दूँगा, बट एटलीस्ट आई विल ट्राई, दैट्स फॉर श्योर। सर अब थोड़ा-सा रोड सेफ्टी के बारे में बात हुँ, करते हैं। हुँ। आए दिन बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स को। अगर देहरादून में बहुत से कॉलेजेस भी हैं और यहाँ पे बाइकर्स भी हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कैसे, हाउ शुड दे राइड प्रॉपर्ली? देखिए, मुझे लगता है ये आपने इस चैनल पे बहुत ही पर्टिनेंट और बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। ये जितने भी यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हैं, मेरे ख्याल से जो उत्तराखंड पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, वो ऑलरेडी वहाँ पे अपने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स को ले रहा है। अक्सर वहाँ पे जागरूकता ड्राइव और वहाँ पे ऑफिसर्स जाते हैं, उनको बताते भी हैं। लेकिन एक मेरी अपील स्कूल वालों से और उससे ज़्यादा मैं ये कहूँगा जो खासकर हमारे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, थोड़ा-सा उनको भी अपनी ये ज़िम्मेदारी देखनी होगी कि आप अपने बच्चों को वो चाहे बाइक्स हों, सुपर बाइक्स हों या आप खुद भी अगर कुछ भी उनको सुविधा मुहैया कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक उनके ऊपर मॉनिटरिंग और विजिलेंट है। आप एक छोटी-सी चीज़ देखिए, अक्सर क्या होता है स्कूल कॉलेजेस के बाहर जाम लगता है, ठीक? छुट्टी का टाइम है और स्कूल कॉलेज के बाहर जाम लग गया। वहाँ पे क्या है सब लोग कहते हैं साहब प्रशासन पुलिस कुछ नहीं कर रही। जाम प्रशासन पुलिस नहीं लगाती है। इसमें कहीं न कहीं हर किसी की आदत है। जैसे आप कभी शॉपिंग पे जाएँ, आप बिल्कुल दुकान के सामने गाड़ी रोकते हैं और सामान खरीद आपको लगता है जब तक हम कार से ठीक दुकान के सामने नहीं उतरेंगे, दुकान वाला हमें कुछ समझेगा नहीं। मॉर्निंग में भी ये होता है, हम सब जानते हैं कि जो अभिभावकों के लिए उनके बच्चे, उनके दिल के टुकड़े होते हैं, ठीक? तो ज़रूरी है उनको ठीक स्कूल के गेट पे ही आप छोड़िए। एक एक थोड़ा-सा हम ये कर सकते हैं जागरूक होते हुए कि हम स्कूल से थोड़ा दूर पे जहाँ पे जगह हो आप गाड़ी वहाँ रोकें, थोड़ा-सा पैदल टहल के आ जाएँ। बच्चों को वहाँ पे स्कूल पे ड्रॉप करें। ये तो हो गया छोटे स्कूल्स का। बड़े स्कूल्स का अगर वो बाहर से बॉर्डर से या कहीं से भी आ रहे हैं, उनको आपने बाइक्स दे रखी हैं। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो बाइक चलाता है तो आपका बेटा क्या हेलमेट पहनता है कि नहीं? क्या उसके पास अगर मौसम ख़राब है या जो ट्रैफ़िक के बेसिक बेयर मिनिमम है उसके पास आरसी है कि नहीं, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं? हम अगर यहाँ से शुरू करके तब आगे बढ़ें, तो शायद कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है शायद इसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी ये कहना कि सिर्फ़ पुलिस और प्रशासन को लेनी चाहिए। मुझे लगता है टाइम आ गया है कि हमें वो एक सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को अपना अंशदान इस सेंस में देना कि आप गाड़ी चला रहे हो ना, आपके पास गाड़ी है ना, तो आप वो चीज़ें जो आपको ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हो? तो मेरे हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। सेकेंडली मैं कहूँगा अब आते हैं नॉर्मल ट्रैफ़िक है, दोपहर की है मैं बात करूँगा स्कूल कॉलेजेस जब छूटते हैं बहुत सारे ट्रैफ़िक जैम होते हैं। आप अपनी लेन में रहिए, पहला उसूल है। आप अपनी लेन को मत चेंज करिए। आप क्यों अपने लेन को छोड़ के कहीं और लेन में जाएँ और जब आप ऐसा करेंगे तो जैम लगेगा ही लगेगा। अगेन आई सेड कि जैम का कारण वो खुद लोग होते हैं जो उसको चला रहे हैं। स्वाभाविक है अचानक से बारिश का सीज़न आपने देखा होगा, कहीं बहुत बारिश और पानी आ गया है, तो पुलिस क्या करती है रूट को डाइवर्ट करती है। लोग कहते हैं जाम लगा दिया। नहीं, वो मौसम ऐसा आ गया तो थोड़ा-सा आप कूल और काम होके उस चीज़ को करिए। तो मुझे लगता है दूसरा अगर ट्रैफ़िक पुलिस या कहीं भी आपको कोई रोक रही है, उसका पर्पज़ ये नहीं कि आपको हैरेस करना है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके अगल-बगल ही कहीं कोई थ्रेट घूम रहा हो। तो पुलिस जो अगर आपको रोक के आपके ड्राइविंग पेपर्स या गाड़ी के कागज़ और ये सब चेक कर रहा है, तो आप उनको सहयोग करिए। वो आपके लिए है, हम सब के लिए है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। दूसरा बारिश का सीज़न है, आप अगर पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा प्लान को अपनी राइड को या अपनी ट्रैवल को वेल प्लान कर लें। आपको आपने सोच रखा है, नहीं मैं तो यहाँ से 2 दिन में यहाँ से उत्तरकाशी जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा।
चाहे जाम लगे कुछ हो, हम तो रात में भी ट्रैवल करेंगे। अब आपको पता है कहीं भी लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, तो आपकी ट्रैवल प्लान जो है जो 2 दिन है उसको 4 दिन का रखिए, कि कहीं भी आ जा रहे हैं तो उस हिसाब से रखिए। आपके लोकल मैप्स और रूट्स का आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑलरेडी यहाँ के लोग और यहाँ की पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है, मित्र पुलिस के कॉन्सेप्ट पे भी चलती है। उनकी बात को सुनिए, उनकी एडवाइजरीज को ज़रूर पढ़िए। जो भी लोग बाहर से उत्तराखंड आ रहे हैं और तो उनके एडवाइजरीज ज़रूर पढ़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको लगता है कि इस समय इस मौसम में उत्तराखंड के अपने ट्रैवल को थोड़ा सा रीस्केड्यूल कर सकते हैं, प्लीज़ डू इट। और उसके बाद भी आप आते हैं तो बेसिक चीज़ों को फॉलो करते हुए आप ज़रूर आइए। उत्तराखंड सिंपली हेवन। 100%। बेस्ट टाइम क्या होता है सर इधर विजिट करना है अगर किसी को? उत्तराखंड के लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छा टाइम जब लोगों को गर्मी का सीज़न आता है, प्री मानसून सीज़न, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू कम। और पोस्ट मानसून में जब मानसून एकदम फिजल आउट होने की उस पे है, तो आई से दी स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर ऑनवर्ड्स टू अक्टूबर नवंबर आप उत्तराखंड आइए। अदरवाइज उत्तराखंड के लिए आप सीज़न के अगर खोज रहे हैं तो उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता किसी सीज़न को देखने की ज़रूरत है। आप कुछ नाम जो सबको पता है, मसूरी, हरिद्वार, नैनीताल, मुक्तेश्वर, यहाँ कानाताल, उधर आपका चक्राता, आप कभी भी आइए। सर हमने बाइक्स के बारे में बात कर लिया, सिंगिंग के बारे में बात कर लिया, रोड सेफ्टी हो गया। बहुत से ऑडियंस हमारे कार एंथुसियास्ट भी हैं, हम्म, तो कार के बारे में बात करें। श्योर, डेफिनेटली, बिल्कुल पूछिए। आपकी फेवरेट कार कौन सी है सर? यार बस मैं रो नहीं सकता हूँ। आपके ऑटो जर्नल को देख के ना लगता है ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। बताओ खरीदूं कौन सी? ठीक। टू नेम एनी सिंगल व्हीकल, अगेन आई से बहुत, अदरवाइज आजकल जो आपके उस पर छाए हुए हैं, जैसे हम लोग तो जिस तरह के हैं, आप थार ले लीजिए, थार की रॉक्स करके एक आ रही है, आप उसको ले लीजिए। फिर लैंड रोवर से लेके क्रूज़र से लेके टोयोटास कितनी गाड़ी हैं। तो मैं गाड़ी कार कब खरीदूंगा आपको ये भी पूछना चाहिए। पूछिए बिल्कुल। आप कब खरीदेंगे? कब खरीदने का प्लान है सर? भगवान ना करे कि मैं खरीद पाऊँ, क्योंकि आपका चैनल जब तक चलता रहेगा मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता। क्योंकि उस चैनल पे पता है आपके चैनल की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो आप वीडियोस अपलोड करते हैं वो एक उस चीज़ को हाईलाइट करती है जो शायद जो ऑटो इंडस्ट्री के लोग हों उनको ध्यान में रखना चाहिए। बेसिकली चूंकि मैंने एमबीए भी किया हुआ है, बिल्कुल। तो एक कहते हैं आपका टारगेट सेगमेंट क्या होता है। तो आपने कर क्या रखा है, हर एक कार के लिए एक टारगेट सेगमेंट को आप बहुत अच्छे से आप उसको फोर्स कर पाते हैं। आपके जो वीडियोस बनते हैं उसमें उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। अब मैं एक छोटा सा आप एग्जांपल आप ही के उससे देता हूँ। जो आपने शेयर कर रखी है पोस्ट और रील्स, बिल्कुल। उसमें एक ओला वाला ऐड याद है आपको? मैं समझ गया। ठीक है, आप सब लोग देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब उसको देख के आपने कहा है बताइए ये अच्छी है वो अच्छी, तो आपने ऐसा भी कोई आप बायस नहीं करते कि नहीं ये खरीदो या ये खरीदो। आपने क्या किया, रील में एक कॉन्सेप्ट दे दिया, उसके नीचे टेक्निकल डिटेल्स भी दे दिए। क्योंकि जितने भी ऑटो इंडस्ट्री के लोग हैं जो बायर्स हैं, उनमें वो एक रहता है कि हमें यार ये इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए। हमने ये तो देख लिया, रील देख लिया, तो मैंने कहा ना मैं कार तो और गाड़ी फोर व्हीलर तो बड़ा मुश्किल तमाम खरीद पाऊंगा अगर आपका ऑटो जनरल ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप कोई कार लो। डेफिनेटली आई डेफिनेटली प्लान। तो सर कार में आपको किस टाइप के कार पसंद है, और कोई एक फेवरेट कार हो तो कौन सी कार आप चूज करोगे? देखो जैसा मेरा अपना प्रोफाइल है या मेरे अपने लाइक्स हैं, मेरी फैमिली है, लोग हैं, डिपार्टमेंट है, एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और हाँ, अभी के हिसाब से जैसा आपके थ्रू और आपके रील्स और पोस्ट से पता चलता है, 2 व्हीकल्स हैं जो मुझे सूट करती हैं। वन इज़ थार रॉक्सी, हाँ। मैं 15 के लिए उसको अभी वेट कर रहा हूँ, चल। और दूसरी है डिफेंडर। बट यस, ये सोचा है सिर्फ, क्योंकि लेने के लिए थोड़े पर्स भी ढीला करना पड़ता है। कभी 100%। पर्स में ये चीज़ है नहीं। बट मैं जब भी प्लान करूंगा तो अकॉर्डिंगली ऐसे ही कुछ बातों को ध्यान में रख के मैं एसयूवी बॉडी टाइप्स। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो काफ़ी ज़्यादा सूट भी करेगा सर आपकी पर्सनैलिटी को, तो 100% अ नाइस चॉइस। सर इतने सारे सिनेरियोज के अक्रॉस आप आए होगे ओवर दिस पीरियड ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस, तो क्या कुछ आप शेयर करना चाहोगे हमारे ऑडियंस के साथ जो रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहोगे जहाँ पे लोगों की गलती नहीं भी होती है बट स्टिल ऐसा कुछ सिनेरियोज? देखिए मैं इसको दूसरे तरह से कहूँगा। सबसे पहले तो क्या है, अक्सर आपने देखा बहुत कॉमन सी चीज़ है। अगर आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, जो कि आपका पोर्टल है ऑटो जनरल का, तो मैं उसी हिसाब से इसका जवाब दूंगा। आप जब भी अपनी कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहे साइकिल पे हैं, आप चाहे मोटरसाइकिल पे हैं, या आप एसयूवी में हैं, मतलब फोर व्हीलर पे हैं, किसी पे हैं, आप कभी भी कोई छोटा मोटा भी एक्सीडेंट होता है या आप ट्रैफिक रूल टूटता है,
आप कभी भी अपने को जिम्मेदार नहीं मानते। एक नॉर्मल साइकी है हमारा, हम ये कहते हैं तो ये सामने आ गया इसलिए ऐसा हो गया, ये सामने आ गया इसलिए ऐसा हो गया, वो अचानक से रेड लाइट आ गई, वरना मैं तो निकल ही जाता। क्या आपने ध्यान दिया कभी भी, और ये हो चुका है एक बार नहीं बहुत बार होता है, कि लोगों को अगर किसी ने किसी को टक्कर मार दी, फिर तो जो ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला लेता है वो अपने आप को यही पोज करता है कि हम ठीक थे, आपकी गलती थी। ऐसा नहीं था। सबसे पहले ऐसे इंसिडेंट्स मैं रिलेट करूँगा बहुत होगा, लेकिन मैंने जो अपना खुद किया है, मेरे साथ जो गाड़ी से हुआ, आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताएं जो काफ़ी इमोशनल भी है। मैं लखनऊ में था और अपनी वैगन आर में था, मेरी उस समय की फेवरेट गाड़ी थी। वैगन आर से मैं एक क्रॉसिंग को क्रॉस करके, मतलब यू टर्न ले रहा था। जब सिग्नल हुआ, मैं यू टर्न लेके जब राइट टू राइट जा रहा था, एक होंडा सिटी ने सामने से आ रही थी। मैं बैठा था, मेरे बगल में मेरा बेटा था, पीछे वाइफ थी और एक रिलेटिव थे। हमने बिल्कुल आराम से देखा, उस होंडा सिटी ने आके इतना ज़ोर से टक्कर मारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रंट का था, कि सब शीशे टूट गए, दरवाज़ा अंदर दब गया। मेरा बेटा झटका खा के मेरे पास आके गिरा, काफ़ी छोटा था, 4-5 साल का। ऑब्वियसली कोई भी जो अगल बगल की पब्लिक थी, ट्रैफिक पुलिस भी थी, वो दौड़ते हुए आ गई, क्योंकि हमारी गाड़ी तो वहीं पे करके बंद हो गई, क्योंकि टायर फंस गया इतना ज़्यादा, उसमें डेंट आ गया था। और वो गाड़ी भी टक्कर मार के वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड रुक गई। सब लोगों को ये दिख गया कि होंडा सिटी वाले की गलती थी, आउट एंड आउट उसकी गलती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे भी गुस्सा रहा ही होगा ऑब्वियसली। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने कहा कि यार ये इसने ऐसा कैसे, मतलब देखा नहीं कि हर जगह, क्योंकि अगर मैं यू टर्न ले रहा हूँ, इसका मतलब है उधर वाले के लिए तो इशारा था ही नहीं आने का, तो उसने कैसे आया। आप इमेजिन करिए कि जब दरवाज़ा खुलता है उस होंडा सिटी का, और अभी मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, पहले एक बैसाखी बाहर निकल रही है, ड्राइविंग सीट की तरफ से बता रहा हूँ आपको, इट्स ए रियल इंसिडेंट। मैंने कहा है, तब तक 15-20 कदम था मैं, और जब आता हूँ तब तक देखता हूँ एक पैर बाहर निकल रहा है जो कि ज़मीन पे नहीं टच कर रहा है। तब तक मैं वहाँ पे पहुँच ही जाता हूँ। कैन यू बिलीव, अंदर जो बंदा बैठा हुआ था उसके दोनों पैर खराब थे, क्रचेस में था वो, और वो गाड़ी कैसे चला रहा था आई डोंट नो। मैंने उसको देखा और ही वाज शेकिंग लाइक दिस। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने यूँ करके उसे गले लगा दिया। मैंने कहा यार आप ठीक हो? तो उसने कि भाई साहब गलती हो गई। हमने कहा नहीं वो ठीक है, आप ठीक हो? अच्छा, तब तक ट्रैफिक पुलिस भी आ गए थे लोगों ने कि ये तो आप समझ ही रहे हैं, ऐसा था, इसको तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, ऐसा था, इसका तो चालान हो जाए, सीज हो जाए। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि ये इसको तो हम ले जा रहे हैं, इसको तो। हमने कहा 1 मिनट रुको। मैंने कहा पता नहीं इसकी क्या मजबूरी थी, इस मजबूरी में कौन ही गाड़ी चला रहा होगा। तो उसने बताया कि उसके मदर की तबीयत बहुत ख़राब है, ऐसी ऐसी जगह रहता है, और वो दवाइयाँ लेके आ रहा था, उसके पास पूरे दवाइयों को पैकेट था। तो ट्रैफिक वाले ने कहा अरे तो क्या मार दोगे तुम, ऐसा ये तो गलत है, तुम गाड़ी चला ही क्यों रहे थे। तो मैंने उसे कहा देखो मेरी तरफ से कोई कंप्लेन शिकायत नहीं है, ठीक, आप देख लो, लेकिन पहले ये दवाइयाँ वहाँ तक पहुँच जाए। इसका मतलब ये रूटीन में गाड़ी नहीं चलाता था, उसको आता था चलाना। तो पता ये चला कि एक पैर में उसको पोलियो की वजह से हो, और दूसरा किसी एक्सीडेंट में पैर कट गया था। तो आप ऐसी सिचुएशन में आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए था। आज तक मुझे इसका आंसर नहीं पता कि एज ऑफिसर मुझे उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए था, बट एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने उसे गले लगाया और उसको जाने दिया था। ये टू गुड सर, टू गुड। बहुत ही इमोशनल। या एग्जैक्टली, मतलब अभी भी मैं उस पल को याद करता हूँ तो गूज़बम्प्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे आप इमेजिन करिए कि हम कार का दरवाज़ा खुले और उसमें से पहले एक वैसा वो क्रचेज़ आए, फिर पैर आए, फिर तो शायद टेक्निकली मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, ये आप लोग बताइएगा। लेकिन मैंने जो एक्शन लिया, मैंने उसको आई गेव हिम अ गुड गुड हग, उसको स्टेबल किया, उसके लिए पानी मंगाया, मेरी गाड़ी में पानी था, एंड मेरे फैमिली को कुछ नहीं हुआ, और गॉड इज़ ग्रेट। तो शायद उससे एक बड़ी, मैं कहूँगा कोई कैटास्ट्रॉफी थी, वो अवॉइड हुई। तो मुझे नहीं पता उसके बाद मैंने, लेकिन उस ट्रैफिक पुलिस वालों को मैंने नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा कि आप जो भी करिए, ये दवाइयाँ पहुँचाइए और पहले इसको घर भेजिए, और घर वाले अगर कोई हों आप उनसे बात करके फिर अकॉर्डिंगली यू डिसाइड। इस बात को हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए, मुझे नहीं पता चला उसके बाद क्या हुआ, बट मुझे पता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक किया गलत किया। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड हो जाते हैं, और वो अनआंसर्ड क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रहते हैं। हैट्स ऑफ टू यू सर, मतलब हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही किया। आई डोंट नो, एंड बाकी ये हमारे तो ऑडियंस भी कमेंट सेक्शन में आप लोग की बताएंगे। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से मैंने ठीक किया कि नहीं मुझे नहीं पता। मैंने किया, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रोड एक्सीडेंट जब होता है तो लोग अवॉइड करते हैं वहाँ पे हेल्प करना, इनफैक्ट वो चाहते हैं कि वहाँ से एस्केप आउट कर जाएं, तो क्या करना चाहिए सर? यार सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट करूँगा आपके इस पोर्टल के थ्रू
कभी भी कोई एक्सीडेंट होना, आप ये ध्यान रखिए, अगर टाइमली किसी को मेडिकल असिस्टेंस मिल जाती है ना, एक मेडिकल असिस्टेंस इज इक्वल टू वन लाइफ, वन सेव्ड लाइफ इज इक्वल टू वन लाइफ। भले आपकी गलती हो या कुछ भी हो गया हो, ठीक, आप प्लीज़ प्लीज़ देखिए कि उसको क्या दिक्कत आई है, क्या चोट लगी है, नहीं डेंट वेंट और गाड़ी को छोड़ दीजिए, वो तो कैसे भी ठीक हो जाएगी। और सबसे पहले देखिए वो अंदर का जो बंदा बंदी या जो भी फैमिली है, लोग हैं, आर दे सेफ? ठीक, तो सबसे पहले तो ये करिए। दूसरा, अगर एक्सीडेंट हो ही गया है, सबसे पहले ये मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा और एक अपील करूंगा, यार ये मेंटल सेट निकाल दो दिमाग से कि गलती उसकी थी, वो हो चुका है जो होना था। ठीक, आप सबसे पहले ये देखिए कि गलती किसी की भी हो, चोट किसे लगी है। तो अगर चोट किसी को भी लगी है, सबसे पहले उसकी मदद करिए। बी अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट रादर देन अ बाइक ओनर और अ व्हीकल ओनर। ठीक है, बी अ सिटीजन फर्स्ट रादर देन हॉन्किंग अबाउट योर की राइट्स कि मेरे तो ये हक है, मैं तो तुम्हें अंदर करा दूंगा। उसके बाद की बातें बात की बातें। अगर उस समय इतना सा प्रूडेंस, इतना सा सेंस प्रिवेल कर जाएगा, तो शायद हम रोड एक्सीडेंट्स को तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद के जो होने वाले नुकसान है, जो हानि है, और खासकर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, मे बी हम उसमें अगर कंट्रीब्यूट कर सके, एक भी, मेरा ऐसा मोटो है, अगर मैं अपनी लाइफ में एक भी ज़िंदगी बचा पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। और सर एज अ थर्ड पर्सन, सपोज करो दो लोग का एक्सीडेंट तो हो गया, थर्ड पर्सन कोई हेल्प करना चाहे तो वो भी एक बार को सोचता है कि करूं, फिर प्रॉब्लम ना हो, स्केप कर जाए तो। ऐसे लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगा, कभी सोचिए आप ऐसी जगह फंस जाए और मैं थर्ड पर्सन हूँ, तो क्या मुझे भी आपके जैसा सोचना चाहिए? तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही सशक्त और समृद्ध भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें हर एक व्यक्ति को महसूस करना पड़ेगा कि वी आर सिटीजन्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री, ऑफ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। और ये तभी हो सकता है जबकि हम ये रियलाइज़ करें कि हमारे अंदर सिविक सेंस प्रिवेल कर रही है, हम सिविल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, एंड वी आर सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। सिटीजन का मतलब आपके राइट्स हैं, ठीक है, लेकिन आपकी ड्यूटीज़ भी हैं। तो इस बात का आभास, इस बात का, मैं कहूँगा, टोटल डिवोशन कमिटमेंट हम सबको एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, और किसी के प्रति होना हो, अगर ये आभास आपको खुद में है तो मेरे ख्याल से यू कैन डू वंडर्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑटो जनरल फॉर दिस चिट चैट एंड ब्यूटीफुल डिस्कशन। सेम है सर, प्लेजर सेम इज है ऑल सर। माइन। थैंक आप यू। लोग जा करके ढेर सारा प्यार देना, सर का वीडियो देखना, सॉन्ग सुनना, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ऐड कर दूंगा लिंक वंस इट इज़ अप। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड जो भी सवाल है सर के लिए जो हमने शायद कवर नहीं किया हो, या अगर आपके एंड से कोई अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो तो वो भी ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में डालना, हम सर से पूछ करके आपको रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में इटसेल्फ। सो थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।